नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। क्या दुनिया पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया फ्रंट खुल गया है। मिडिल ईस्ट के देश सीरिया में बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। इसी लड़ाई की अभी शुरुआत हुई है, लेकिन सीरिया से जो खबर आई है वो दुनिया को डरा रही है। लेबनान की तरह सीरिया में सीरियल वायरलेस अटैक हुआ है। इस अटैक से सीरिया में बड़ी तबाही मची है। सीरिया की बशर अल असद सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है क्योंकि सीरिया के कई शहर पर कब्जे का दावा किया जा रहा है और कई शहरों में भीषण युद्ध चल रहा है। तो लेबनान के बाद सीरिया में वायरलेस ब्लास्ट हुआ है और सीरिया में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए हैं। सीरियाई आर्मी के वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं और सीरिया के अलेप्पो शहर में ब्लास्ट हुआ है। धमाके में कई लोगों के मरने की भी खबर सामने आ रही है। عيسى واحمد تصاوبوا سيدي سيدي فشف فينا الاسلكيات عيسى। ये देखिए किस तरह से वायरलेस सेट में धमाके हुए हैं जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से इसके पहले हमने पेजर में सीरियल ब्लास्ट देखे थे उसी तरह से अब देखिए यहां पर नजर आ रहा है। बेरूत में हमने देखे थे कि किस तरह से एक के बाद एक पेजर और दूसरे डिवाइसेस में ब्लास्ट हुआ। अब यह सीरिया में भी नजर आया जहां वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं। और कई दूसरे वायरलेस डिवाइस में भी धमाके हुए हैं। करीब 1 दर्जन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए हैं। संचार उपकरणों में विस्फोट से बड़ी तबाही हुई है। आर्मी से लेकर आम लोगों के उपकरण में भी धमाके हुए हैं। और लेबनान के बाद सीरिया वायरलेस ब्लास्ट से दहला है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीरिया में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए और सीरियाई आर्मी के उपकरणों में यह ब्लास्ट हुआ है। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में धमाके, करीब दर्जन भर डिवाइस में ब्लास्ट हुआ है। कहां कहां धमाका हुआ? तो सीरिया के अलेप्पो शहर में धमाका हुआ। आम लोगों के डिवाइस में धमाके हुए। वॉकी टॉकी समेत कई डिवाइसेस में यह ब्लास्ट हुआ है। धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और धमाके में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। विद्रोही गुट हयात पर धमाके का शक जताया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या विद्रोही गुट हयात अकेले ब्लास्ट कर सकता है? ये सबसे अहम सवाल है। आखिर कैसे सीरिया में नया वॉर फ्रंट खुला, इसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। तो सीरिया में नया जंगी मैदान बन गया है। यहां क्या हो रहा है? तो सीरिया में पिछले कई दिनों से भीषण युद्ध, सीरिया के अलग अलग इलाकों में युद्ध चल रहा है। सीरियाई आर्मी और विद्रोही सेना में जंग चल रही है। विद्रोही गुट हयात के लड़ाके हमला कर रहे हैं। 2020 के बाद सबसे भीषण युद्ध सीरिया में यह देखा जा रहा है। क्यों है यह युद्ध? राष्ट्रपति बशर अल असद पर तानाशाही रवैये का आरोप है। 2011 से सीरिया की आर्मी के खिलाफ लड़ाई चल रही है और बशर सरकार को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते दिख रहे हैं विद्रोही। सीरिया को आजाद करने के नाम पर सरकार से यह लड़ाई चल रही है। और सीरिया में असद सरकार के खिलाफ हयात तहरीर अल शम ने जो जंग छेड़ी है वो अब महायुद्ध की शक्ल लेता जा रहा है। इस युद्ध में सीरिया समेत 6 देशों की एंट्री हो गई है। विद्रोही गुट को तुर्की का भी समर्थन मिल गया है। तुर्की ने तो हयात की मदद के लिए मर्सिनरी लड़ाके भी भेजने शुरू कर दिए हैं और इस मदद के साथ खुखार हुए हयात के लड़ाके अलेप्पो सिटी सेंटर पर चढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या यह जंग अब महायुद्ध में परिवर्तित होने जा रही है? ये युद्ध की वो आग है जो सीरिया में भड़की है। वही सीरिया जिसमें 6 देशों का हित और अहित जुड़ा हुआ है। इस जंग में सीरिया, रूस, ईरान, इजराइल, अमेरिका और तुर्की की साख दांव पर लगी है। कहने को जंग असद सरकार के खिलाफ सीरिया के विद्रोही गुट ने छेड़ी है, लेकिन असल में इस जंग में अब 6 देश कूद चुके हैं।
सीरिया की ये जंग हर बीतते घंटे के साथ भयावह होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सीरिया महायुद्ध का केंद्र बनने जा रहा है। महाविनाश का खतरा इसलिए बहुत बढ़ गया है क्योंकि ये जंग दो बड़े और ताकतवर गुटों में हो रही है। सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम को इजराइल, अमेरिका और तुर्की का साथ मिल रहा है, तो सीरिया की असद सेना को रूस और ईरान खुलकर मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि सीरिया में एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया है जो महायुद्ध की शक्ल ले सकता है। इस्राइल, अमेरिका और तुर्की से बैकअप के बाद हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके बहुत ही खूंखार हो गए हैं। वो असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अलेप्पो प्रांत पर कब्जा करते जा रहे हैं। हयात ने अलेप्पो के दक्षिण पश्चिम में मौजूद खान तोमन शहर पर कब्जा कर लिया। खान तोमन में ईरान के IRGC को बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में IRGC के कई जनरल मारे गए। हयात तहरीर अल शाम पश्चिमी अलेप्पो पर ड्रोन से विध्वंसक हमले कर रहे हैं। पश्चिमी अलेप्पो में ही विद्रोही गुट ने एम्बुश कर सीरियाई सेना की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। पश्चिमी अलेप्पो में हयात के लड़ाकों ने रूस के हॉवित्जर और ग्रैड रॉकेट लॉन्चर पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो के साराकिब में हयात के लड़ाकों ने ट्रक से असद सेना की सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया। साराकिब फ्रंट पर हयात और सीरियाई सेना के बीच आमने सामने की विध्वंसक जंग चल रही है। इस युद्ध की वजह से अलेप्पो में जबरदस्त तबाही हो रही है। हयात के लड़ाके जबरदस्त हमला करते हुए अलेप्पो सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सीरियाई, रूसी और ईरानी सेना उन्हें रोकने के लिए भीषण बमबारी कर रहे हैं। सूरत हाल यह है कि पूरे पश्चिमी अलेप्पो पर अब विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया है। 3 दिन की जंग में हयात 50 से ज्यादा इलाके और 15 से ज्यादा सैन्य बेस पर कब्जा कर चुका है। इस वक्त हयात के लड़ाके जहां हैं, वहां से अलेप्पो सिटी सेंटर सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में हयात असद सरकार से अलेप्पो सिटी सेंटर भी छीन लेगा। इस जंग में तुर्की की भी एंट्री हो गई है। तुर्की हयात तहरीर अल शाम के लिए मर्सनरी लड़ाके भेज रहा है। लड़ाकों को भेजने के लिए तुर्की ने अपना बॉर्डर खोल दिया है। तुर्की के मर्सनरी लड़ाके अलेप्पो के तेल रिफात इलाके में इकट्ठा हो रहे हैं। विद्रोही गुट ने जंग छेड़ी, असद शासन पर खतरा मंडराया, तो असद को बचाने के लिए रूस और ईरान भी बिना वक्त जाया किए युद्ध में कूद पड़े। अब सीरिया, रूस और ईरान की सेना मिलकर हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों को रोक रही है। असद ने जंग में सेना के 3 नए डिवीजन सुल्तान मुराद, एहरार अल शाम और लेवंत फोर्स को भेज दिया है। इतना ही नहीं, विद्रोही गुट पर ग्रैड मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, हॉवित्जर, T-55 और T-72 टैंक और BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से हमले हो रहे हैं। सीरियाई अरब आर्मी पश्चिमी अलेप्पो में कई मोर्चों पर विध्वंसक हमले कर रही है ताकि हयात के लड़ाके अलेप्पो सिटी सेंटर न पहुंच पाएं। उधर रूस की वायुसेना आसमान से बारूद बरसा रही है। रूस ने हयात लड़ाकों के एक गुट को खत्म कर दिया। रूसी बमबारी में अलेप्पो के मारिया में हयात का ठिकाना तबाह हो गया। रूस ने हयात की मदद करने पहुंचे तुर्की के मर्सनरी लड़ाकों को भी टारगेट किया। रूस का दावा है कि उसने 3 दिन की जंग में हयात के 400 लड़ाकों को खत्म कर दिया।
हयात तहरीर अल शाम का वजूद मिटाने के लिए ईरान ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। IRGC ने सीरिया में जंग लड़ने के लिए अपनी एलीट फोर्स भेज दी है। ईरान के स्पेशल कमांडो रूसी और सीरियाई सेना के साथ मिलकर हयात के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। और इस तरह सीरिया की जंग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 6 देश कूद पड़े हैं। सीरिया ईरानी प्रॉक्सी का गढ़ है। ये प्रॉक्सी इजराइल पर हमले करते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ईरानी प्रॉक्सी का साथ देते हैं। यही वजह है कि इजराइल असद का तख्ता पलट करना चाहता है। सीरिया में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। असद रूस और ईरान के समर्थक हैं। ऐसे में अमेरिका भी असद शासन को खत्म करना चाहता है। सीरिया में तुर्की के भी सैन्य बेस है। सीरिया की धरती से कई संगठन तुर्की पर हमला करते हैं, इसलिए तुर्की भी असद शासन के खिलाफ है। यही वजह है कि उसने हयात को खुला समर्थन दे दिया है। रूस का भी सीरिया में अपना हित है। सीरिया में रूस के बेस है, रूस की सेना है। रूस असद सरकार का समर्थन करता है, लिहाजा वो भी अपने हितों के लिए जंग में उतर गया है। सीरिया में ईरान के न सिर्फ सैन्य बेस हैं, बल्कि उसके प्रॉक्सी का पूरा नेटवर्क यहीं पर है। ईरान सीरिया के जरिए ही अपने प्रॉक्सी संगठनों को चलाता है। ऐसे में ईरान भी अपने हितों की रक्षा के लिए जंग लड़ रहा है। मतलब ये कि सीरिया में 6 बड़े देशों का हित और अहित जुड़ा है। यही वजह है कि 6 देश 2 गुट में बंट गए हैं। इन दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ विध्वंसक जंग छेड़ दी है। दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि सीरिया की ये जंग किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बीच यूक्रेन को रूस की बड़ी वार्निंग। यूक्रेन को एक एक हमले का जवाब मिलेगा। रूस ने कहा एक एक अटैक MS का बदला लेंगे हम। ये रूस ने चेतावनी दी है। तो रूस की तरफ से ये चेतावनी और यूक्रेन को ये चेतावनी दी गई है कि एक एक हमले का जवाब दिया जाएगा। अटैक MS मिसाइल से जो हमले किए गए हैं उसका बदला लेगा रूस यूक्रेन से। और अटैक MS का बदला यूक्रेन में। जी हां, महाविनाश धमकी से तो यही लग रहा है कि रूस ने बड़ी योजना बनाई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, रूस के हर मिसाइल हमले का जवाब मिलेगा। हर अटैक MS से हमले का उससे बड़ा बदला हम लेंगे। अमेरिकी हथियार से हमले का खौफनाक जवाब रूस देगा। और रूस पर जितनी बार हमला होगा यूक्रेन पर उससे बड़ा हमला किया जाएगा। ये चेतावनी, ये धमकी रूस की तरफ से यूक्रेन को दी गई है। और रूस यूक्रेन जंग पूरी दुनिया के लिए संकट बनती जा रही है। यूक्रेन को परमाणु संपन्न बनाने का फैसला होने के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी रणनीति पर खुलासा कर दिया है। इस रणनीति के तहत रूस के टारगेट पर अब वो देश आ गए हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं। और रणनीति में टारगेट ऐसे हथियारों से लॉक किए गए हैं जो नॉन न्यूक्लियर है, लेकिन उनका असर किसी न्यूक्लियर तबाही से कम नहीं होगा। कौन से हैं वो टारगेट और कैसे हैं वो हथियार, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। महाविनाश के ग्राउंड में फाइनल राउंड की ये वो तैयारी है जो कल्पना से भी ज्यादा डरावनी साबित हो सकती है। और इस तैयारी की वजह है यूक्रेन के पक्ष में हाल ही में हुए वो फैसले जो दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बनाने के लिए पुतिन को उकसाते हैं।
इस एक्शन प्लान में प्रेसिडेंट पुतिन के सामने दो मोर्चे हैं, पहला यूक्रेन और दूसरा नेटो के सदस्य देश, जिसमें पहले मोर्चे पर रूस का उठाया बारूदी बवंडर जीत की तरफ पहला कदम है। लेकिन दूसरा है नेटो, यानी वो देश जो जंग की संधि में बंधे हैं। इसलिए उन्हें भी खतरा मानते हुए पुतिन ने सभी टारगेट लॉक कर दिए हैं। बस अब फैसला लेना बाकी है कि टारगेट पर अटैक किस वेपन से होगा, न्यूक्लियर वॉरहेड या नॉन न्यूक्लियर बारूद, जिसमें ज्यादा संभावना गैर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की है, लेकिन उसका असर कम नहीं होगा। नॉन न्यूक्लियर हथियार विध्वंस का फॉर्मूला तैयार। क्रेमलिन से जुड़ी टारगेटेड अटैक पर आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन रूस फिर भी न्यूक्लियर अटैक करने से बचना चाहता है। लेकिन इसके दूसरे विकल्प पर रूसी सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श हुआ है, जिसमें यूक्रेन को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की प्रतिक्रिया गैर परमाणु हथियार से दिखाई जा सकती है, और इन हथियारों का असर किसी परमाणु हथियार से कम नहीं होगा। हालांकि इन हथियारों को लेकर रूस ने कई तथ्य गुप्त रखे हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर R-36M2 मिसाइल का जिक्र किया गया है, यानी ये वही अपग्रेडेड सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे नेटो सैटर्न के नाम से जानता है। और इससे जुड़े खतरे के रूप में खुलासा यह है कि रूस की सरमत ICBM 20 मेगाटन TNT विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी मारक क्षमता 10,000 मील तक होगी। वॉरहेड के बाहरी विस्फोटक से ही 15.1 वर्ग मील क्षेत्र प्रभावित होगा। वहीं आंतरिक विस्फोटक से 442 वर्ग मील का क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा थर्मल रेडिएशन 2360 वर्ग मील तक असर दिखाएगा, यानी एक नॉन न्यूक्लियर धमाके से भी सब कुछ वाष्पीकृत हो जाएगा। यानी रूस जिस विकल्प के जरिए विनाश की कल्पना कर रहा है, उसका असर अल्पकालिक न्यूक्लियर धमाके जैसा ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह विचार आया कैसे? क्यों न्यूक्लियर हथियार वॉर की जगह रूस नॉन न्यूक्लियर वॉर के दुश्मनों को टारगेट बनाने की सोच रहा है? इसका जवाब है ऑरिश्निक मिसाइल के इस्तेमाल से मिली युद्ध को नई दिशा, जिसके हमले से होने वाले नुकसान का अनुमान जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऑरिश्निक से हमला परमाणु हमले जितना ही प्रभावी है। इसके वॉरहेड 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा सकते हैं, यानी सूर्य की सतह जितनी गर्मी से रूस सब कुछ नष्ट कर सकता है। और यह मिसाइल गहराई तक दबे हुए ढांचे को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। यही वजह है कि ऑरिश्निक को केंद्र में रखकर प्रेसिडेंट पुतिन ने नेटो को डायरेक्ट चेतावनी जारी की है, और चेतावनी का यह मंच था कजाकिस्तान। यह महज यूक्रेन के हमलों के खिलाफ जारी चेतावनी नहीं है, बल्कि इस चेतावनी का सीधा संबंध है यूक्रेन को मिल रही उस मदद से जिसने रूस के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा किया है। यह संकट है यूक्रेन को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने का, जिससे जुड़ी बातें पुतिन ने खुले और साफ अंदाज में की हैं। पुतिन के इस ऐलान से अगर सबसे ज्यादा कहीं खलबली मची है तो वो है यूएसए का सैन्य पावर सेंटर पेंटागन। लेकिन इस खलबली का कारण सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी तक सीमित नहीं है। इसका कारण है धमकी के साथ रूस के वो टारगेट जो दहलाने के लिए लॉक हो चुके हैं। अब कौन से हैं वो टारगेट, इसे भी देख लीजिए। और इस बीच ज़ेलेंस्की ने सीज फायर पर दिया है बड़ा संकेत। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो मेंबर बनने पर युद्ध विराम संभव है। तो युद्ध विराम को लेकर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा इंडिकेशन दिया है।
बड़ा संकेत दिया और कहा कि नेटो मेंबर बने तो युद्ध विराम संभव है।